यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 4 फीचर वाला टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो अभी तक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर 4 लेक्चर हम लोग लगा चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर से लेकर के जो है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इश्यू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम, एट पार, ये सब तामझाम जो कर चुके। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 4 फीचर वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था। अब कंपनी तो बन चुकी थी, कंपनी का फॉर्मेशन हो चुका था लॉ के अंडर। अब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो चल नहीं पाती है, ठीक है, और कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो उस केस के अंदर कंपनी को जो है वो क्या किया जाएगा, वाइंड अप किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो बेकार कंपनी ही हमेशा बंद होती है। कई बार अच्छी कंपनी, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस वो कर रही है और उनका भी डिसोल्यूशन हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्या, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का। टॉपिक का नाम जो है वो क्या, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग कंपनीज को जो है वो क्या करने वाले हैं, लिक्विडेट करने वाले हैं। 2 वर्ड आते हैं, कुछ लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बोलते हैं, कुछ लोग डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर तो एक ही रहने वाला है, लेकिन दोनों वर्ड का मीनिंग जो है वो क्या है, अलग है। जब आप शुरुआत करते हो कंपनी को बंद करने की, डेट होता है लिक्विडेशन, और जब लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाएगा देन लास्ट में जो है वो क्या होता है, डिसोल्यूशन। तो लिक्विडेशन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड डिसोल्यूशन द एंड पॉइंट होता है किसका, कंपनी के वाइंड अप का। ओके, हाँ जी। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसके ऊपर टोटल मिला के हम लोग जो है वो कितने लेक्चर लगाने वाले हैं, 2। आज के लेक्चर के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, लिक्विडेशन का मीनिंग ये सब हम पढ़ेंगे, और प्लस में पूरा मैकेनिज्म आपको मैं समझाऊंगा कि लिक्विडेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। वॉलंटरी हो गया, कंपल्सरी हो गया, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मेथड लिक्विडेशन के, एक है ट्रिब्यूनल के द्वारा और एक है आपका वॉलंटरी, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑर्डर ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, पेमेंट जो है वो कैसे कैसे करनी है। उसके साथ में हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ पेमेंट के बाद में हम पढ़ेंगे रिसीवर या डिबेंचर होल्डर, रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर, इसके लिए अलग से जो है रिसीवर अकाउंट बनेगा ये। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, लिस्ट ए और लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। फिर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में, ओके। फिर इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में, जिसमें ए से लेके एच तक की लिस्ट जो है वो क्या इंक्लूड है। और आखिरी में हमारा एक टॉपिक है, वो है क्या, वो है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट। तो वो करेंगे हम अपने अगली क्लास के अंदर। तो ये सब तामझाम जो है वो अपने को पूरा का पूरा लिक्विडेशन के अंदर जो है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, हाँ जी। अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को जब स्टार्ट करना है तो बेसिकली पहले तो नाम पे जाओ कि नाम क्या है इसका, लिक्विडेशन। हम लोग जो है बेसिकली क्या करने वाले, लिक्विडेट करने वाले हैं कंपनी को। अगर लिक्विडेशन की बात आती है तो बेसिकली वहां पे क्या होता है कि लिक्विडेशन के बाद में वो जो एंटिटी है, अब उसका लीगल एग्जिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अब वो जो है वो ऑपरेशन के अंदर अब नहीं रहेगी। ये सब हमको जो है वो आज के वीडियो के अंदर पढ़ना है, यही लिक्विडेशन होता है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। अच्छा, लेक्चर को शुरू करें, एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ये जो टॉपिक है अपना लिक्विडेशन कंपनी का, ये हमारे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए काम का। दोनों बोले तो हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है यूजीसी नेट का, उसके लिए भी है, और ये हमारा एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की जो वैकेंसीज निकली हुई है उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो क्या है, रेलिवेंट है। ओके जी, ये टॉपिक प्लस 1 प्लस 2 का टॉपिक नहीं है, बीकॉम सेकंड ईयर का टॉपिक, बीकॉम सेकंड ईयर का टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो आपको जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है अपना, ठीक है ना। तो दोनों ही, चाहे आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट की जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही क्या है, रेलिवेंट है। और यहीं से एक बात और बता दूं, अगर आप लोग जो है वो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो उसके लिए भी हमारा ऑनलाइन बैच है, आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के पेपर की हम तैयारी करवा रहे हैं, जो अपना सब्जेक्ट का है 100 मार्क्स का, उसकी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अगर आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपकमिंग जो फेब में पेपर होना उसके लिए, या जून में जो पेपर होना उसके लिए, या दिसंबर में जो पेपर होना उसके लिए, इन तीनों कोर्सेज के लिए, इन तीनों बैचेस के लिए हमने जो है वो कोर्सेज जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच होता है उसके अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2, दोनों के वीडियो लेक्चर लाइक दिस वीडियो लेक्चर, प्लस में कॉमर्स वालों के लिए जो अपना नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम लोग जो है वो स्टडी मेट भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर नंबर 2, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके होम एड्रेस पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक का। टॉपिक क्या है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। एक बार थोड़ा सा पहले यहां से पढ़ते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर है क्या ये। पढ़ो,
एक कंपनी, देखो आपको मालूम है कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है? सर आपने फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि कंपनी जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो किसके अंडर हुआ था? लॉ के अंडर हुआ। तो कंपनी जब पैदा लॉ के अंडर हुई है तो कंपनी को ऐसा नहीं है कि आप आज ताला मार दो और बात खत्म हो जाएगी, नहीं। कंपनी का जब एग्जिस्टेंस लॉ के, कंपनी की जब शुरुआत लॉ में हुई है तो कंपनी का एंड भी लॉ के अंडर ही होगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब भी कोई कंपनी फॉर्मेट होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो वो लॉ के प्रोविजन को फॉलो करते हुए इनकॉर्पोरेट की जाती है। और उसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी को क्या करना चाह रहे हैं, डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी लॉ के कुछ प्रोविजन से आपको उनको फॉलो करके ही कंपनी को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो क्या है कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर कंपनी की बात करें तो बोलता है कंपनी जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। वो किसके अंडर क्रिएट हुई है? लॉ के अंडर क्रिएट हुई है। एंड इट कैन कम टू एन एंड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। और कंपनी बंद भी जब कंपनी क्रिएट लॉ के अंडर हुई थी, कंपनी जो है शुरुआत लॉ के दायरे, कंपनी की शुरुआत लॉ के दायरे में हुई थी, तो कंपनी का जो एंड है वो भी लॉ के दायरे में होगा। द लीगल प्रोसेस, जो ये लीगल प्रोसेस होता है किसका, वाइंड अप ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिक्विडेशन। तो कंपनी को बंद करने का जो लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस को किस नाम से पुकारते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के नेम से। इट इज नॉट नेसेसरी, बोलता है ये जरूरी नहीं है दैट ओनली एन इनसॉल्वेंट कंपनी शुड बी लिक्विडेट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनसॉल्वेंट कंपनी ही लिक्विडेट हो। कई बार अच्छी प्रोस्परस कंपनी जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करे उनका भी लिक्विडेशन हो जाता है। समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू लिक्विडेट इवन ए प्रोस्परस एंड सॉल्वेंट कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके अंदर कुछ आपकी क्या दे रखा है, प्रोसीजर दिया गया है फॉर विच कंपनी कैन बी वाउंड अप, की कंपनी जो है वो हम किस तरीके से उसको जो है वो क्या करेंगे, वाउंड अप करेंगे। तो इसका मतलब यहां तक अभी जो भी आपने पढ़ा इसमें क्या बोल बच्चे निकल गए सर? इसके अंदर ये निकल गया कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है बेकार कंपनी जो है वही लिक्विडेट होती है। कई बार अच्छी अच्छी कंपनी जो है उनको भी हम लिक्विडेट कर देते हैं, ठीक है ना जी सर। व्हेन लिक्विडेशन टेक प्लेस, जब कभी भी लिक्विडेशन होगा, आप खुद बताइए, जब कंपनी को बंद करेंगे तो क्या कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा? हाँ जी, बेचना पड़ेगा। कंपनी के जितने भी भुगतान है, जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स है, क्या उनको पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ जी, करना पड़ेगा। और आखिरी में अगर कुछ बच जाएगा तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, शेयर होल्डर को। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो बोलते हैं व्हेन लिक्विडेशन टेक प्लेस, जब कभी भी क्या होगा, कंपनी का लिक्विडेशन होगा, असेट्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड, कंपनी जो एसेट्स है उनको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। एंड आउट ऑफ द प्रोसीड, और जो पैसा बचेगा उसमें से प्रोसीड क्लेम ऑफ क्रेडिटर आर सेटल, उसमें से हम पेमेंट करेंगे किसको, क्रेडिटर को। इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट, और उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो किसका है, मालिक का। और कंपनी का मालिक कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। तो बोलता है इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, तो वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इफ द अमाउंट रिलाइज ऑन द सेल ऑफ एसेट इज इनएडिक्वेट, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ आपने कंपनी के सारी एसेट्स को सेल किया, उनमें से जब भुगतान करने के लायबिलिटी का, तो वो भुगतान जो है वो कम रह गया, दैट मींस कंपनी की सारी एसेट बिकी 100 रुपए की, ओके, ये आपके पास में सेल प्रोसीड थी, और आपने जो पेमेंट करनी है वो करनी है मान लीजिए 130 रुपए, तो 30 रुपए की आपके पास में क्या रह गई है, डेफिशिएंसी। क्या रह गई है, डेफिशिएंसी। अगर फालतू बचता तो देते शेयर होल्डर को, और अगर कमी रह जाएगी तो लेंगे किससे, शेयर होल्डर से। लेकिन शेयर होल्डर से तभी लेंगे क्योंकि आपको मालूम है कंपनी के शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिट होती है। और लिमिटेड कहां तक होती है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर तक, ऐसा होता है ना जी। तो हम अगर ये कमी रह गई है तो इस कमी की भरपाई हम शेयर होल्डर से करेंगे, तभी करेंगे अगर जो शेयर होल्डर को हमने अलॉट किए हुए थे वो हमारे क्या हो, पार्टली पेड अप हो। अगर वो फुली पेड अप है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो क्या बोलते हैं, इफ द अमाउंट रिलाइज, अगर जो पैसा आपने रिलाइज किया, जो पैसा आपको बचा ऑन सेल ऑफ द एसेट इज इनएडिक्वेट, वो क्या है, इनएडिक्वेट है, मतलब पूरा नहीं है, टू मीट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर, जिससे जो है वो क्रेडिटर का क्लेम पूरा हो पाए, उतना पैसा नहीं है। एंड इफ द शेयर, और साथ में कंपनी के जो शेयर्स हैं वो क्या है, पार्टली पेड अप है, मतलब 10 रुपए का शेयर था और कंपनी अभी 8 ही मांग रखे थे, इसका मतलब 2 रुपए जो है वो क्या है, अभी अनपेड है या नहीं है, अनपेड एंड अनकॉल्ड है ये, बोलो बोलो, हाँ जी सर। तो कंपनी क्या करेगी, इनसे कॉल करके और ये 2 रुपए मंगा देगी और वो पैसा लेके जो है वो इस क्रेडिटर का जो है वो पेमेंट कर देगी। तो बोलता है एंड इफ द शेयर ऑफ द कंपनी आर पार्टली पेड, कॉल इज मेड, तो फिर कॉल किया जाएगा ऑन देम टू पे ऑफ द क्रेडिटर, ए पर्सन अपॉइंटेड। और ये सब तामझाम के लिए जो है एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिक्विडेटर। ए पर्सन इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट द वाइंड अप प्रोसीडिंग इज नोन एज द लिक्विडेटर, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लिक्विडेटर।
ओके ये सब तामझाम जो है वो होता है जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा। तो कंपनी की जितनी भी एसेट्स है उन सबको बेचा जाएगा, वो बेच करके जो भी पैसा आएगा उससे कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज है उन सबका पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बच गया तो वो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर कमी रह गई तो फिर उस कमी को पूरा किया जाएगा शेयर होल्डर से। लेकिन वो तभी किया जाएगा उस कमी को पूरा जब, बोलो कब सर, तभी किया कर सकते हैं अगर जो शेयर्स शेयर होल्डर को अलॉट किए गए वो अगर पार्टली पेड अप हो। अगर वो फुली पेड अप है, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए ही ले रखे थे पहले ही, तो अब आप शेयर होल्डर से कुछ भी नहीं मंगाओगे, तो वो क्या रह जाएगा, डेफिशिएंसी रह जाएगा, और उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती है। तो क्रेडिटर के हाथ खाली रह जाएंगे। ओके, हाँ जी सर, ये सब तामझाम होता है। बट अब यहां पे ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो निकल के आ रहा है। क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है सर? क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, आपने लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या वो तो हमको समझा दिया, बट सर लिक्विडेशन होगा कैसे? लिक्विडेशन के लिए हमको किसको अप्लाई करना पड़ेगा? जब आपने अभी ये बोला कि ऐसा नहीं है, देखो आपने कोई नॉर्मल दुकान खोली है घर के पास में, ओके, अगर आपकी वो दुकान नहीं चली, कल को आप उसको बंद करना है, तो आप क्या करोगे? सर सीधा कुछ नहीं करना है अपने को, हम देखेंगे कि जो दुकान का पैसा पूसा जो है हम देखेंगे कि कितना पड़ा है, वो देख लिया, फिर किसको देना उनमें से वो पैसा उसको देंगे, शटर नीचे करेंगे, दुकान बंद हो गई, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी जब बनती है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में अवेलेबल होते हैं। तो उस केस के अंदर बताइए क्या होगा? सर अगर ऐसा केस हो जाता है तो अपने को यहां पे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा सर? इस केस के अंदर जो है अपने को देखना पड़ेगा यहां पे कि कौन पर्सन जो है वो जाएगा, जो अप्लाई करेगा, किसको? रजिस्ट्रार को भी बोलेंगे, फिर कोर्ट के जरिए भी हो सकता है, फिर वॉलंटरी भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा तामझाम है। अभी तक सिर्फ हमने सिर्फ मीनिंग पढ़ा कि लिक्विडेशन क्या है, और जब लिक्विडेशन होगा तो क्या किया जाएगा। दो काम होंगे, एसेट को बेचा जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा, बट कैसे होगा? तो उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म है। आइए हम पहले उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। लो जी, आ जाओ, एक एक करके पढ़ना, हर एक पॉइंट में, हर एक जो आपका यहां पे वर्ड लिखा हो उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो बात है, ठीक है ना? तो ध्यान से समझना। देखो क्या है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। पहली बात, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो है वो क्या है? इट इज ए लीगल प्रोसेस। लिक्विडेशन कंपनी क्या है? लीगल प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? वाइंड अप का। कंपनी को वाइंड अप करने का एक लीगल जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो कोई पूछे व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज बेसिकली ए प्रोसेस टू वाइंड अप ऑफ ए कंपनी। तो एक कंपनी है, उसको वाइंड अप करना है, उसको वाइंड अप करने का जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ओके, अब क्या है? व्हेन लिक्विडेशन इज कंप्लीट, जब कभी भी लिक्विडेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा, देन फिर क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। जब लिक्विडेशन पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? डिसोल्यूशन। लिक्विडेशन जब पूरा होगा तो क्या होगा? डिसोल्यूशन। इसका मतलब वाइंड अप जो है वो क्या है? स्टार्टिंग प्रोसेस है लिक्विडेशन का, और डिसोल्यूशन जो है वो एंडिंग प्रोसेस है किसका? लिक्विडेशन का। तो लिक्विडेशन बेसिकली क्या है? एक लीगल प्रोसेस है। उस प्रोसेस में दो चीजें आएंगी। स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होगा? वाइंड अप होगा, ठीक है? तो वाइंड अप इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड लास्ट में जो है वो कंपनी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन जो है वो क्या है? एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है जी। अब अगर कंपनी का क्या होता है? लिक्विडेशन होता है, तो कंपनी की जो लीगल पर्सनैलिटी है, जो लीगल पर्सनैलिटी है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बोलते हैं इट इज द एंड ऑफ द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो लीगल पर्सनैलिटी है वो क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। ओके, अब सर ये बता दो एक बार कि किस तरीके से हम कंपनी को क्या कर सकते हैं? वाइंड अप कर सकते हैं। तो कंपनी को वाइंड अप 3 तरीके से किया जा सकता है, मतलब 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे कंपनी को आप क्या कर सकते हो? वाइंड अप कर सकते हो। पहला, अगर कंपनी अपने डेट्स का टाइमली बेसिस पे पेमेंट करने में क्या हो जाए? अनेबल हो जाए, मतलब कंपनी अनेबल हो गई है, कंपनी के डेट ड्यू हो गए थे और कंपनी जो है उनका भुगतान टाइम पे नहीं कर पा रही है, तो कंपनी को जो है वो क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। 2 तरीके होते हैं वाइंड अप करने के। एक तरीका तो है जिसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंड अप, उसमें 2 केसेस आएंगे, और एक होता है जिसको बोलते हैं वॉलंटरी वाइंड अप। ध्यान देना मेरी बात को। मोड्स ऑफ वाइंड अप की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है जिसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंड अप, और एक तरीका है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? वॉलंटरी वाइंड अप। कंपल्सरी वाइंड अप बेसिकली क्या है? जहां पे कंपल्शन है कि अब तो कंपनी को आपको बंद करना ही करना पड़ेगा। मतलब अगर ये केसेस अगर हो गए, इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन राइज होगी तो आपको अपनी कंपनी को बंद करना ही करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज द कंपल्सरी वाइंड अप। और एक होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी वाइंड अप क्या? जब आप अपनी इच्छा से किसी कंपनी को क्या करते हो? बंद करते हो। दैट इज नोन एज द वॉलंटरी वाइंड अप। इसमें भी वैसे 2 केस होते हैं, एक होता है मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप, एक है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप। वो भी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस एक बात समझे, मोड्स ऑफ वाइंड अप में वाइंड अप के जो मोड्स हैं वो 2 तरीके से, एक है कंपल्सरी और एक है क्या आपका? वॉलंटरी। अब कंपल्सरी वाइंड अप में कब कब होगा? ये 2 केसेस हैं। पहला, अगर कोई कंपनी जो है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर एक कंपनी इनएबल हो जाए, इनएबल टू पे इट्स
डेट या ड्यूज। अगर कंपनी जो है वो इनेबल हो गई और कंपनी टाइम पे अपने डेट का पेमेंट अब नहीं कर पा रही है तो उस केस के अंदर जो है कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और अगर कंपनी के ऊपर इनेबल वाला केस लग गया तो उस केस के अंदर जो है कंपनी कैसे बंद की जाएगी, वो सब तामझाम लिखा हुआ है कहां पे, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ध्यान देना, आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ध्यान दो। मोड ऑफ वाइंड अप, कंपनी को अगर आपने क्या करना है, बंद करना है, तो बंद करने के मोड कितने अवेलेबल है, 3। पहला जो मोड है वो क्या, इनएबिलिटी टू पे इट्स डेट। अगर एक कंपनी जो है वो इनेबल हो गई अपने डेट का भुगतान करने में तो फिर उस केस में क्या होगा, तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा, कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। और कंपल्सरी बंद करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आईबीसी इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और इसके हिसाब से हम लोग जो है वो कंपनी को क्या डील करेंगे। ओके, अगर इसके अलावा कोई और ग्राउंड है, ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट, तो उस केस के अंदर जो है उसको डील करेगा कौन, कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर सेक्शन लिख रखे वो उसको क्या करेगा, डील करेगा। बट दोनों ही, चाहे कंपनी इनेबल हो अपने डेट को भुगतान करने में या उसके अलावा कोई और केस हो जाए, दोनों केस के अंदर कंपल्सरी को आपको, कंपनी को जो है आपको कंपल्सरी वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपल्सरी वाइंड अप। ओके, और एक है आपका वॉलंटरी वाइंड अप। अगर आप अपनी इच्छा से, आपने कुछ पीरियड के लिए 5 साल के लिए कंपनी खोली थी, 5 साल पूरे हो गए हैं, आपने किसी टारगेट के लिए कंपनी खोली थी, टारगेट अचीव हो गया, तो उस केस में आप अगर अपनी इच्छा से किसी कंपनी को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, दैट इज नॉट अ वॉलंटरी वाइंड अप। क्या बोलते हैं, वॉलंटरी वाइंड अप। यहां देखो, ओके क्या जी। और वॉलंटरी वाइंड अप कैसे करना है, उसका प्रोविजन सारा लिखा हुआ है आईबीसी 2016 में। तो अगर कोई कंपनी इनएबल है, मतलब टाइम पे अपने भुगतान नहीं कर पा रही है, तो उसको कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। उसका सारा तामझाम का लिखा हुआ है आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 2016 में लिखा हुआ है। अगर कोई कंपनी जो है इनेबल वाला केस नहीं है, ठीक है, लेकिन इनेबिलिटी के अलावा कोई और ग्राउंड है, अभी हम पढ़ेंगे 5 ग्राउंड आएंगे, उन 5 ग्राउंड में अगर कोई भी ग्राउंड आ रहा है तो भी कंपनी को कंपल्सरी जो है वो क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और कंपनी को कैसे बंद करेंगे, उनके उन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे, तो वो सब तामझाम लिखा हुआ है कहां पे, कंपनी एक्ट में। और अगर आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अगर आप अपनी कंपनी को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो वो सारा तामझाम आएगा कहां पे, आपके आईबीसी में लिखा हो, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉलंटरी वाइंड अप। ओके जी। अब चाहे कंपल्सरी वाइंड अप हो, चाहे वॉलंटरी वाइंड अप हो, भाई सभी में, तीनों के तीनों मोड्स के अंदर जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर तो सेम रहने वाला है। समझो, तीनों ही केस में, चाहे इनेबिलिटी वाला केस हो, चाहे ग्राउंड अदर देन इनेबिलिटी वाला केस हो, और चाहे वॉलंटरी वाइंड अप वाला केस हो, तीनों केसेस के अंदर जो है वो क्या होगा, तीनों केसेस में अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो तो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर कंपल्सरी वाइंड अप का केस लग गया, कंपल्सरी वाइंड अप क्या था कि अगर ये वाला केस हो गया, अगर कोई कंपनी इनेबल है टू पे इट्स डेट, या ये ग्राउंड अदर देन इनेबिलिटी, जिसके अंदर टोटल मिला के 5 ग्राउंड्स आएंगे। ध्यान दो मेरी बात को, अगर कौन सा केस लग गया, अगर इनेबिलिटी वाला केस लग गया, या ये जो 5 ग्राउंड अभी हम पढ़ेंगे ये हो गया, तो इस केस में तो आपको, कंपनी को कंपल्सरी है कि बंद करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये केसेस में तो कंपनी को, आपको कंपल्सरी है कि आपको बंद करना ही करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंड अप। क्या बोलेंगे, कंपल्सरी वाइंड अप। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा कंपल्सरी वाइंड अप के बारे में। देखो जी, कंपल्सरी वाइंड अप जब भी आपको करना है तो वो कौन करेगा, वो करेगा भाई ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बोले तो क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। कौन करेगा, कोर्ट। तो उसके लिए हम लोग जो है वो अप्लाई करेंगे कोर्ट को, और कोर्ट जो है फिर ऑर्डर पास करके कंपनी को कंपल्सरी बंद करवाने का काम करेगा। यहां पे कोर्ट को हम बोलते हैं एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट। तो कंपनीज की अलग से कोर्ट बनी हुई है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनसीएलटी। ओके, हाँ जी। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर तीनों के अंदर जो है वो क्या रहेगा, इज सेम इन 3 मोड्स। तीनों मोड्स के अंदर जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो तो क्या रहने वाला है, सेम है। लेकिन हाँ, जो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए पहले एक बार इसको दोबारा देख लो यार, एक बार मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा दोबारा एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करवा दूं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या, ये एक लीगल प्रोसेस है कंपनी को वाइंड अप करने का। ओके, अब जब कभी भी आप जो है वो क्या करते हो, लिक्विडेशन करोगे, तो वाइंड अप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट क्या है, डिसोल्यूशन है। बात करें लिक्विडेशन की वजह से जो है वो क्या होगा, जो लीगल पर्सनैलिटी है कंपनी की वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओके, वाइंड अप के जो है वो कितने मोड अवेलेबल है, सर 3 मोड अवेलेबल है। पहला, अगर कोई कंपनी जो है वो इनेबल होगी अपने डेट का भुगतान करने में, उसके अलावा इनेबिलिटी के अलावा 5 केस वाला केस, और आखिरी जो है वो कौन सा, वॉलंटरी वाइंड अप। अब इनेबिलिटी वाला केस हो गया या वो 5 केसेस हो गए, इन दोनों केस के अंदर जो है वो क्या होगा, इन दोनों केसेस को अगर मैं मर्ज कर दूं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपल्सरी वाइंड अप। कंपल्सरी वाइंड अप जो है वो कौन करेगा, वो होगा अंडर द परव्यू ऑफ द एनसीएलटी या फिर क्या, कोर्ट। ओके, लेकिन जो अकाउंटिंग प्रोसेस इन तीनों मोड में वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ओके, अब आ गया, जब कभी भी बात हो रही है अब किसकी, कंपल्सरी वाइंड अप की,
किसकी? कंपल्सरी वाइंड अप। जब कभी भी कंपल्सरी वाइंड अप होगा तो कंपल्सरी वाइंड अप के लिए सबसे पहले आपको जो है पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, आपको जो है कोई याचिका लगानी पड़ेगी कोर्ट को जाके, एनसीएलटी को आपको याचिका देनी पड़ेगी, आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा कि भाई कंपनी को क्या किया जाए, बंद किया जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, पिटीशन जाएगा फॉर द वाइंड अप टू द, किसको जाएगा? ट्रिब्यूनल को जाएगा, कैन बी मेड। ओके, पिटीशन चला गया। अब पिटीशन जो है वो कौन कौन भेजेगा? तो पिटीशन भेजेगा या तो कंपनी खुद भेजेगी, कंपनी खुद से भी पिटीशन फाइल कर सकती है कि हमें बंद करो, या कंट्रीब्यूटरी भेज सकते हैं। ये कंट्रीब्यूटरी बेसिकली जो है वो पता है कौन होते हैं? ये होते हैं शेयर होल्डर। कंट्रीब्यूटरी का मतलब वो लोग, जब कंपनी बंद होगी तो इनसे पैसा कंट्रीब्यूट, ये वो लोग हैं जो कंपनी को पैसा कंट्रीब्यूट करके देंगे, दे आर नोन एज द शेयर होल्डर। या रजिस्ट्रार, ये भी जो है पिटीशन फाइल कर सकता है और ये कोर्ट को बोल सकता है भाई ये कंपनी जो है वो टाइम पे जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे ही नहीं रही है, तो कंपनी को क्या करो, बंद करो। या कोई भी ऐसा पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी। तो ये 5 लोग हैं टोटल मिला के, ये 5 लोग जो है वो कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि कंपनी को क्या किया जाए, बंद किया जाए। ओके जी, तो ये लोग पिटीशन फाइल करेंगे। अब इन लोगों ने अगर कोर्ट को जो है वो क्या कर दिया, पिटीशन फाइल कर दिया। अब कोर्ट को अगर ये लगता है कि यस ग्राउंड है, दिस इज ए रियल ग्राउंड की कंपनी को बंद करना चाहिए, फिर कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। ध्यान देना, सबसे पहले क्या होगा, अगर कंपल्सरी वाइंड अप वाला केस है तो यूं नहीं कि कंपल्सरी वाइंड अप का कोई भी केस राइज हो गया तो कंपनी को चलो बंद करो, नहीं, पहले आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, किसको? कोर्ट को। क्योंकि कोर्ट के बिना अगर मान लो ये हो गया तो भाई कितने लोग जो है वो सफर करेंगे। अगर कोई कंपनी आपकी चल रही है, अब देखो कंपनी के अंदर जो है वो कितने लोग होते हैं काम करने वाले, सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा? अब जैसे देखो, चाहे किंगफिशर की बात कर लो, चाहे नीरव मोदी वाली कंपनी की बात कर लो, गीतांजलि की बात कर लो, अब अगर ये कंपनी कल को जो है वो बंद हुई है तो आप ये बताओ सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो तो हुआ एम्प्लॉइज का, सबसे ज्यादा नुकसान एम्प्लॉय का, क्योंकि उनकी जो है वो रोटी रोजी जो है वो क्या हो गई, बंद हो गई है। तो इसीलिए कोर्ट ये बोलता है कि देखो किसी भी कंपनी को बंद करना जो है वो सोसाइटी के हित में नहीं होता है कभी भी, तभी कोर्ट जो है वो क्या कई बार ना बेल आउट ऑर्डर भी दे देता है। कोर्ट ये बोलता है कि ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम आपको पैसे देते हैं, लेकिन आप कंपनी को बंद मत करना, क्योंकि अगर कंपनी बंद होगी तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और वो भूखे मरने की हालत आ सकती है। तो उस केस के अंदर कोर्ट ये बोलता है कि भाई देखो, चाहे कंपल्सरी वाइंड अप वाला केस हो, आप पहले मुझे याचिका दो, अगर मैं उस पर सुनवाई करूंगा और मुझे अगर लगता है कि हाँ यार कंपनी को बंद करना ही चाहिए तो मैं ऑर्डर पास करूंगा, अनलेस हम ऑर्डर पास नहीं करेंगे। अब लेकिन आपने पिटीशन फाइल किया और कोर्ट को लगा कि हाँ यार ये केसेस हैं और कंपनी को बंद करना पड़ेगा, तो कोर्ट जो है अब क्या करेगा, कोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ध्यान देना, आपने पिटीशन किसको फाइल किया, एनसीएलटी। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, अब ये एनसीएलटी जो है वो क्या करेगा, नंबर 1 इशू करेगा गाइडलाइंस, किसको इशू करेगा, बोर्ड को। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको बोलेगा कि भाई तुम्हारी कंपनी को बंद करेंगे, जल्दी से आप एक काम करो, अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को जो है वो क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो। क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो। किसको प्रिपेयर कर लो, आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों प्रिपेयर करवाने हैं, क्योंकि पता तो चले, देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेसिकली जो है वो क्या होगा, पूरा का पूरा जो है एक ब्यौरा होगा, एक ब्यौरा होगा जिसमें बताया जाएगा कंपनी ने कितना पैसा लेना है और कितना पैसा लोगों को देना है। ये सब क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा कि आपको कितना पैसा देना है और कितना पैसा आपने लेना है। बात समझ में आ गया, बोलो जी सर। तो सबसे पहले ये जो पिटिशनर थे, ये 5 पिटिशन होंगे जो कंपल्सरी वाइंड अप के केस के अंदर क्या करेंगे, एनसीएलटी को पिटिशन फाइल करेंगे। अब इन्होंने पिटिशन फाइल किया एनसीएलटी को। अब एनसीएलटी को अगर लग रहा है कि हाँ कंपनी को बंद करना चाहिए तो एनसीएलटी क्या करेगा, गाइडलाइंस जारी करेगा। और गाइडलाइंस जारी करेगा किसको, बोर्ड को। कंपनी के बोर्ड को बोलेगा, बोर्ड बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको बोलेगा कि भैया जल्दी से काम करो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो, ताकि मुझे पता चल जाए, कोर्ट बोलेगा ताकि मुझे पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि आपने कितना पैसा जो है वो तो लेना है और कितना पैसा आपने जो है वो लोगों को देना है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करो क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, अब बोर्ड को बोल देंगे, अब टाइम पीरियड क्या वो सब आगे लिखा वो देखेंगे। तो बोर्ड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को प्रिपेयर करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। मीनवाइल एनसीएलटी मतलब कोर्ट जो है वो क्या करेगा, एक बंदे को भी अपॉइंट कर देगा। उस बंदे का नाम रहेगा लिक्विडेटर। क्या नाम रहेगा, लिक्विडेटर। जैसे मान लीजिए उसने आपको अपॉइंट कर दिया और वो आपको बोलेगा, कोर्ट आपको बोलेगा कि तुम एक काम करो, ये कंपनी है, ये इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जाओ इस कंपनी को बंद करो। बंद करने का मतलब ये, इस कंपनी के शेयर्स जो इस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको बेचो, इस कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है उन सबका क्या करो, भुगतान करो, और एट द एंड में कुछ पैसा बचता है तो वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कंपनी को क्या कर दो, बंद कर दो। तो ये सारा काम, एसेट को बेचने का काम, लायबिलिटी का पेमेंट करने का काम अब बोर्ड के हाथ में नहीं होता। अब ये सब काम कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा। तो एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जिसको बोलेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर, विच इज अपॉइंटेड बाय द
कोर्ट, जो भी कंसर्न कोर्ट होगी, एनसीएलटी जो है उसके द्वारा ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिर ये जो बोर्ड ने जो प्रिपेयर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब भेजेंगे किसको? लिक्विडेटर को। तभी तो लिक्विडेटर को पता होगा। देखो आपकी दुकान है तो आपको पता है आपने किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को बोल दिया कि, और या फिर अगर आपको बोल दे कि आपने किसी दूसरे की दुकान को आपने बेचना है, तो आपको क्या पता कि उसने किससे पैसा लेना था और किसको देना था? तो वो पता तभी चलेगा जब वो आपको लिख के देगा कि भाई ये लोग हैं इनसे पैसा लेना और ये लोग हैं इनको पैसा देना है। तो जब एनसीएलटी ने बोर्ड को बोला था कि आपकी कंपनी को बंद किया जाएगा तो जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ फेयर जारी करो, तो वो स्टेटमेंट ऑफ फेयर जो है वो दिए जाते हैं किसको? ऑफिशियल लिक्विडेटर को, क्योंकि वही ऑफिशियल लिक्विडेटर वही बंदा होता है जो बेसिकली क्या करने वाला है? सारी कंपनी के एसेट्स को बेचने वाला है और सारी कंपनी की लायबिलिटी का पेमेंट करवाने वाला है। तो अब एनसीएलटी मीनवाइल जो है वो क्या करेगा? नंबर 2 अपॉइंट करेगा किसको? लिक्विडेटर को। और लिक्विडेटर को क्या बोलेगा भाई तुम जल्दी से काम करो, जितने भी एसेट्स है उन सबको क्या करो? बेचो, जितनी भी लायबिलिटी है उन सबको क्या करो? पेमेंट करो। लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है, कंपनी की जो भी लायबिलिटीज है उनका जो पेमेंट होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो क्या किया गया है? बताया गया है। उसी ऑर्डर के अंदर ही कंपनी की जो है लायबिलिटीज है उनका क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। तो पे लायबिलिटी इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जो लॉ के अंडर दिया हुआ है, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही, ध्यान देना, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब कंपनी बंद होगी ना तो सभी लोग पूछ जाएंगे, सभी लोगों को डर हो जाएगा, यार हमारा पैसा नहीं मिला तो, हमारा पैसा नहीं मिला तो, हर कोई पूछेगा, बोलेगा पहले पैसा मुझे दो। तो वहां पे धक्का मुक्की हो सकती है, मार कुटाई हो सकती है। तो उस चीज को देखते हुए कोर्ट ने जो है वो लॉ मेकर्स को बोला यार तुम ना कंपनी एक्ट के अंदर एक पूरा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दो कि पेमेंट इस तरीके से होगी। तो लॉ के अंडर जो है बताया गया वो प्रोसीजर भी आगे दिया हुआ हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो यहां पे बेसिकली एक जो भी लायबिलिटी का पेमेंट होगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, उसी तरीके से आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब हो गया। लिक्विडेटर के पास में सारा ब्यौरा आ गया था। अब लिक्विडेटर उनमें से सारी एसेट्स को बेचेगा, सारी लायबिलिटी का पेमेंट करेगा और एट द एंड के अंदर जो है लिक्विडेटर क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा अपनी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर वो बताएगा कितना पैसा आया, कितना पैसा आया था और कितना पैसा यूज हो गया। वो सब बताया जाएगा कहां पे? लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ओके, बोलो जी सर। ये है आपका पूरा मैकेनिज्म किसका? ये सब मैकेनिज्म है आपके लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। एक बात बता दूं लास्ट टाइम और आ जाओ। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होगा? लीगल पर्सनैलिटी एंड हो जाएगा। मोड क्या है? 3 तरीके हैं, या तो कंपनी इनेबल हो, या वो 5 करोड़ अभी आगे पढ़ेंगे, और या वॉलंटरी वाइंड अप है। ये जो पहले वाले दोनों केस है उनको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंड अप। कंपल्सरी वाइंड अप जो होगा वो किसके अंडर होगा? सर कंपल्सरी वाइंड अप जो है वो किया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस तीनों के अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा। आप कंपल्सरी ऑर्डर के लिए, कंपल्सरी वाइंड अप के लिए जो है पहले आपको पेटिशन फाइल करना पड़ेगा किसको? कोर्ट को। कितने लोग पेटिशन फाइल कर सकते हैं? 5। पहला कंपनी खुद कर सकती है, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते शेयर होल्डर कर सकते हैं, तीसरा रजिस्ट्रार कर सकते हैं, चौथा कोई भी पर्सन ऑथराइज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या पांचवा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद से जो है ऑर्डर मतलब एप्लीकेशन दे सकते हैं किसको? एनसीएलटी को। ओके, एनसीएलटी के पास में जो है वो क्या आ गई? पेटिशन आ गई है, रिक्वेस्ट आ गई है कंपनी को बंद करने की। अब एनसीएलटी जो है अगर उसको लगता है कि हाँ कंपनी को बंद करना सही है, तो एनसीएलटी बोर्ड को गाइडेंस इशू करेगी और बोलेगी कि तुम जाओ और जाके अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के रखो। मेरा एक बंदा है जिसका नाम क्या होगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसको वो प्रोवाइड कर देना। फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में जो है कंपनी का जो बोर्ड है वो क्या करेगा? फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को प्रिपेयर करके इसको दे देगा। फिर लिक्विडेटर का काम क्या रहेगा? वो कंपनी की जितने भी एसेट्स है उनको सेल करेगा, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है उनको पे करेगा, और करने के पेमेंट जो होगा वो हमेशा किसके अंदर होगा? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा जो लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। पेमेंट करने के बाद फिर वो क्या करेगा? आखिरी में एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसके अंदर जो है वो ये बेसिकली जो है वो क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। एक जगह लिखा जाएगा पैसा कहां से आया और एक जगह लिखा जाएगा पैसा कहां पे क्या हुआ? यूज हुआ। और यहां पे जब ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगा तो कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ओके जी सर, चलो जी। अब ना ये देखना एक बार, एक चीज और बता दूं, आप क्योंकि अकाउंट्स पढ़ रहे तो एचपीएससी वाले जो बच्चे हैं, आपको तो जो मैं ये करवा रहा हूं यही बहुत है, लेकिन जो हमारे वो वाले क्या बोलते हैं नेट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ना ये जो लीगल एस्पेक्ट की बुक है इसमें कंपनी एक्ट दिया हुआ है, उसका वाइंड अप, उसके कंपनी एक्ट के प्रोविजन, वो थ्योरी भी पढ़ के जानी पड़ेगी।
जो एचपीएससी वाले स्टूडेंट, तुम्हें नहीं करना कुछ भी, तुम तो मौज लो आराम से। लेकिन जो नेट वाले स्टूडेंट्स है भाई, तुमको जो है वो सारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है आईबीसी में क्या लिखा हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो भी पढ़ना पड़ेगा, और कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस है, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो वो वहां पे करवा दूंगा आपको, ये इसमें अपना लीगल एस्पेक्ट की बुक के अंदर मैंने डाला हुआ है, वो मैं वीडियो डाल के आपको करवा दूंगा। ओके जी सर, चलो अब आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक हो गया था। आइए, मेथड ऑफ लिक्विडेशन एज पर सेक्शन 270, रट्टा मार के जाना पड़ेगा, सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 270 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द लिक्विडेशन और वाइंड अप कैन बी टेक प्लेस इन द फॉलोइंग टू वे, दो तरीके, एक है कंपल्सरी और एक है वॉलंटरी। कंपल्सरी में फिर फर्दर दो तरीके थे, ठीक है जी। सबसे पहले है वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कंपल्सरी वाइंड अप हो गया ये, ठीक है। यहां पे कोर्ट का ऑर्डर इज मस्ट, ये कंपल्सरी वाइंड अप हो जाएगा, और यहां पे कोर्ट के ऑर्डर की, आपको कोर्ट का ऑर्डर जो है वो क्या है, मस्ट है, वो बहुत जरूरी है। चैप्टर 20 पार्ट 1, चैप्टर 20 पार्ट 1 जो है नए एक्ट 2013 का, वो डील करता है विद द कंपल्सरी वाइंड अप प्रोसेस को। ओके, ये क्या है वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल का मतलब क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइंड अप बाय द कोर्ट, इसको बोलते हैं वाइंड अप बाय द कोर्ट। यहां पे क्या होगा, ट्रिब्यूनल चाहे तो में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी द वाइंड अप ऑफ द कंपनी का इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। अब वो सर्कमस्टेंस क्या, पहला जो आपको मैं बताया, इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, वो भी कंपल्सरी में आता है, लेकिन इसको डील कौन करेगा सर, इसको डील करेगा आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और जो साथ वाला था, जो मैं आपको बताता था कि इसमें 5 केस आएंगे, वो 5 केस ये हैं। ये 5 सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, या तो पहला सर्कमस्टेंस हो तो भी कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप करना पड़ेगा, या ये जो 5 है, इन 5 में से कोई एक सर्कमस्टेंस हो जाए तो भी कंपल्सरी को, तो भी कंपनी को जो है वो कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। एक बार चार्ट पे आ जाओ, ये तो मैं बताया था, ये बताया ना। अगर इनेबल वाला केस वो पहला हो गया, और आगे के 5 जो है वो ये वाला हो गया, ग्राउंड्स अदर देन इनेबिलिटी। लेकिन चाहे ये पहला हो, चाहे ये 6 हो, चाहे ये पहला हो, चाहे ये 5 हो, 6 के 6 केस के अंदर जो है वो क्या होगा, कंपल्सरी वाइंड अप होगा। ओके जी, चलो अब पहला क्या था, व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट। उसके बाद क्या, 5 सर्कमस्टेंस हो रहे हैं। पहला, व्हेन द कंपनी हैज बाय एसआर, अगर कंपनी जो है वो खुद से एक रेजोल्यूशन पास कर दे, कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे कि हम कंपनी को क्या करना है, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे, तो फिर मान लिया जाएगा कंपनी को वहां पे कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर ट्रिब्यूनल का ये ओपिनियन है, अगर ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट को ये लग रहा है, कोर्ट ने इंक्वायरी किया और कोर्ट को ये लगा कि कंपनी जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में चल रही है, कंपनी आम जनता से फ्रॉड करने के मामले में जो है वो फ्रॉड करने के तरीके से चल रही है, तो उस केस में भी कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप करना पड़ेगा। क्या लिख रखा है, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, अगर ट्रिब्यूनल का ओपिनियन दैट अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर और द कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस, तो उस केस के अंदर जो है कंपनी को आपको कंपल्सरी वाइंड अप करना पड़ेगा। तीसरा, व्हेन डिफॉल्ट इज मेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर कंपनी को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जो है वो पहुंचाने पड़ते हैं। लेकिन अगर कंपनी ऐसा लगातार 5 सालों से नहीं कर रही है, तो उस केस में भी कंपनी को जो है कंपल्सरी वाइंड अप करना पड़ेगा। When default is made in filing the financial statement or annual return to the registrar for immediately preceding 5 consecutive financial year, तो उस केस में भी कंपनी को जो है वो कंपल्सरी आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। या when the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be dissolved, या फिर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है कि कंपनी को डिसॉल्व करना ही करना पड़ेगा, तो ये केस, या आखिरी, अगर कंपनी जो है वो एक्ट कर रही है अगेंस्ट इंडिया, कंपनी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट एक्ट कर रही है, तो इन 5 केस में हम कंपनी को कंपल्सरी क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। टोटल मिला के केस कितने हो गए, 6। पहला केस जो है उसको डील करेगा आईबीसी, आगे के जो 5 केस है उनको डील करेगा कौन, कंपनी एक्ट 2013। लेकिन आपको याद करके जाना पड़ेगा कि कंपल्सरी वाइंड अप के अंदर टोटल मिला के 6 मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनके बेस पर कंपनी को कंपल्सरी बंद करेगा। तो ये यहां से पेपर में क्वेश्चन आया भी है और आगे भी आ सकता है, ध्यान रखना कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, ठीक है, या कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंस है जहां पे कंपनी को कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। तो पहला, अगर कंपनी अपने भुगतान जो है टाइम पे पे करने में क्या अनेबल हो जाए, व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, पहला। दूसरा, व्हेन द कंपनी, अगर कंपनी एसआर पास कर दे। तीसरा, अगर कंपनी फ्रॉड करने के तरीके से चल रही है। चौथा, अगर कंपनी जो है वो लगातार 5 साल तक जो है उसने क्या किया, डिफॉल्ट किया, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रोवाइड नहीं करी है। नेक्स्ट, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जैसे इक्विटेबल ग्राउंड है कि कंपनी को बंद करना चाहिए, और या फिर अगर कंपनी इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही है, तो इन केसेस के अंदर कंपनी को कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। आगे, इन केस ऑफ वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास करता है, तो लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द
ट्रिब्यूनल। तो वो जो बंदा जो आपके एसेट्स को बेचेगा, आपकी लायबिलिटी का पेमेंट करेगा, उस बंदे को अपॉइंट कौन करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा, बोले तो कोर्ट करेगा, बोले तो एनसीएलटी करेगी। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है वॉलंटरी वाइंड अप। वॉलंटरी वाइंड अप का मतलब क्या? ये है जब आपने उनमें से कोई कांड नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कांड कर्म आपने नहीं कर रखा था, वो जो 6 वाले थे, 6 पॉइंट में आप नहीं आ रहे हो, और लेकिन आपको खुद को लग रहा है कि हाँ यार हमने कई दिन हो गए कंपनी चलाते हुए और हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी को बनाया था वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया, या जितने पीरियड के लिए हमने कंपनी को बनाया था वो पीरियड भी पूरा हो गया, चलो कंपनी को बंद कर देते हैं। दैट इज नोन एज द वॉलंटरी वाइंड अप। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वॉलंटरी वाइंड अप। अब ये वॉलंटरी वाइंड अप क्या? इट इंप्लाइज वाइंड अप बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या है? वाइंड अप ऑफ ए कंपनी बाय द मेंबर। वाइंड अप होगा कंपनी का किसके द्वारा? बाय द मेंबर इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन बाय द कंपनी। ओके, अब ये जो वॉलंटरी वाइंड अप है ये भी दो तरीके का है। एक है आपका मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप और एक है आपका क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप। अब देखो एक बार क्या है, द टाइप ऑफ वाइंड अप मे बी ऑफ द टू टाइप। एक है आपका मेंबर वॉलंटरी और एक है क्रेडिटर वॉलंटरी। पहला जो आएगा वो है कौन सा? मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। अब ये क्या है मेंबर वॉलंटरी? देखो, अगर मेंबर कौन होते हैं पहले ये बताओ सर। मेंबर का मतलब हो गया कंपनी के शेयर होल्डर। वॉलंटरी वाइंड अप में या तो शेयर होल्डर वाइंड अप करवाएंगे या कंपनी के क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है वो करवाएंगे, ठीक है। मेंबर वॉलंटरी कब बोला जाएगा? किसी भी वॉलंटरी वाइंड अप को मेंबर वॉलंटरी कब बोलेंगे? जब कंपनी के डायरेक्टर एक स्टेटमेंट जारी कर दें और वो ये बोल दे कि हम कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं और हम ये मत समझो कि हम भुखमंग है, बिल्कुल ही। इसका मतलब यूं नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर वो ये स्टेटमेंट जारी कर दे कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है कि हम हमारे सारे भुगतान पे करने में क्या है? एबल है, तो उस वाइंड अप को बोल देंगे मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है कि हम अपने सारे भुगतान कर देंगे, तो उसको बोलेंगे मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। और अगर मान लो वॉलंटरी वाइंड अप है लेकिन बोर्ड ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया, तो उसको बोलेंगे क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। दोनों में छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। दिस टाइप ऑफ वाइंड अप टेक प्लेस व्हेन डिक्लेरेशन। ये वाइंड अप तब होगा जब एक डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा। किसके द्वारा? डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनी सोल्वेंसी इज मेड बाय द डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर जो है वो एक डिक्लेरेशन करेंगे ऑफिशियल, और ये बोलेंगे कि किसके ऊपर करेंगे? कंपनी की सोल्वेंसी पे, कि भाई कंपनी पे पैसा पड़ा है, एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार। और उसको दे देंगे किसको? रजिस्ट्रार को। इन दिस डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन के अंदर डायरेक्टर हैव टू गिव एन एश्योरेंस। डायरेक्टर जो है वो क्या होगा? एश्योरेंस देंगे दैट द कंपनी विल बी एबल, कि कंपनी एबल है पे इट्स डेट इन फुल, कि कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा है कि कंपनी अपने सारे के सारे क्रेडिटर्स का टाइमली भुगतान करने में क्या है? एबल है। विद इन 5 वीक ऑफ सेंडिंग सच डिक्लेरेशन टू द रजिस्ट्रार, जैसे ये डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार को, द मेंबर शुड पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द वॉलंटरी वाइंड अप। तो मेंबर जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे वॉलंटरी वाइंड अप का। अब क्या होगा? अब क्योंकि कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा है कि कंपनी अपने सारे क्रेडिटर का भुगतान कर देगी, तो वहां पे अब एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा जिसको बोलेंगे लिक्विडेटर। और वो कौन करेगा? कोर्ट का तो है ही नहीं यहाँ पे, ना यहाँ पे क्रेडिटर्स आएंगे, तो यहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंट करेगी कंपनी, खुद से करेगी या मेंबर करवा देंगे। ऑन पासिंग द ऐसा, जैसे ही कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे वाइंड अप का, द मेंबर मस्ट इन द सेम मीटिंग, उसी मीटिंग के अंदर मेंबर क्या करेंगे? अपॉइंट कर देंगे एक या एक से ज्यादा बंदे को एज ए लिक्विडेटर, और उसका रेम्युनरेशन भी उस मीटिंग के अंदर क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। और उसको बोल देंगे कि भाई तेरी ड्यूटी है कंपनी के सारे एसेट्स को बेचना है और कंपनी की सारी लायबिलिटी का पेमेंट करनी है। अगर वाइंड अप कंटिन्यू रहेगा फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से भी ज्यादा चला और कंपनी का वाइंड अप अभी भी चल रहा है, तो फिर क्या होगा? लिक्विडेटर जो है शुड कॉल द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड शुड प्लेस इन दिस मीटिंग हिज एक्ट एंड डीलिंग रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ द एसेट। वैसे तो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो सारा का सारा वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन अगर 1 साल में वाइंड अप नहीं हुआ तो मेंबर, तो जो लिक्विडेटर है वो हर साल जो है वो क्या करेगा? जो उसके मेंबर से उनकी मीटिंग बुलाएगा और बताएगा कि मैंने इस साल में क्या कुछ काम किया। एज सुन एज द अफेयर ऑफ द कंपनी आर फुली वाउंड अप, जैसे कंपनी के सारे जो अफेयर्स है, सारे जो काम है वो वाइंड अप हो जाएंगे, द लिक्विडेटर शुड कॉल ए मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड प्लेस हिज अकाउंट। तो फिर लिक्विडेटर जो है कंपनी की मीटिंग बुलाएगा, शेयर होल्डर को इन्वाइट करेगा और अपने अकाउंट प्लेस कर देगा। अकाउंट का मतलब क्या? लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर वो बताएगा भाई इतना पैसा एसेट को बेच के मिला था, ये मैंने भुगतान कर दिए हैं। It is known as the liquidator final statement of account before this meeting. Liquidator should send a copy of his account and statement to the किसको? रजिस्ट्रार को भेजेगा within 1 week of this meeting. इस मीटिंग के 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको भेज देगा रजिस्ट्रार को भी। On receipt of the above statement and the account, रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर करेगा उसको, and after 3 months of the registration कंपनी जो है कंपल्सरी वाइंड अप हो जाएगी।
कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। तो मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप में एक ही बस मेन बात है, वो ये है मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप के अंदर कंपनी के जो डायरेक्टर है ना, वो क्या करेंगे, वो ऑफिशियली जाकर के जो है वो क्या करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे किसकी, सोल्वेंसी। और वो ये बोलेंगे भाई हम बहुत ही सोल्वेंट हैं, मतलब हमारे पास अच्छा पैसा पड़ा है, आप चिंता मत कीजिए, हम टाइम पे सबका भुगतान कर देंगे। इसको बोलते हैं मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। एक होता है क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। अब ये क्या कहानी है क्रेडिटर वॉलंटरी का, ये समझो। अगर कंपनी के डायरेक्टर इस डिक्लेरेशन को ना दें, अगर कंपनी के डायरेक्टर जो है वो ऐसी कोई डिक्लेरेशन ना करें, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल झाल है। बताओ बताओ, अगर कंपनी के डायरेक्टर, देखो कंपनी पे पैसा पड़ा था तो कंपनी ने सीधा आगे बखान कर दिया, भाई पैसे पड़े हैं, चिंता मत करो, सब कुछ बेच बाच दो, पैसे पड़े हैं, भुगतान हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टर जो है वो ऐसा कोई भी ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, तो फिर उस वाइंड अप को हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। और वहां पे जो लिक्विडेटर है वो अब मेंबर अपॉइंट ना करके वो कौन करेगा, क्रेडिटर करेगा, क्योंकि उनको पता है यार कुछ घपला हो सकता है। आइए, व्हेन ए डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी इज नॉट मेड, जब डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी जो है वो नहीं किया गया एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार, इट इज प्रिज्यूम, तो ये माना जाएगा कंपनी जो है वो क्या, इंसॉल्वेंट है। कंपनी कैसी है, इंसॉल्वेंट है। एंड वाइंड अप, और उस वाइंड अप को बोला जाएगा क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। इस केस में क्या होगा, व्हेन मीटिंग ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड, जैसे मेंबर की मीटिंग बुलाई जाएगी ना, तो अगले दिन जो है वो मीटिंग फिक्स की जाएगी किसकी, क्रेडिटर की। एक डायरेक्टर जो है वो बैठेगा उस मीटिंग के अंदर, क्रेडिटर की मीटिंग बैठेगा। इस मीटिंग के अंदर फुल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जो है वो क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, और उनकी जो कॉपी है रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा उसके सेंड की जाएगी रजिस्ट्रार को विद इन 10 डेज में। मेंबर एंड क्रेडिटर बोथ अपॉइंट लिक्विडेटर, मेंबर मतलब शेयर होल्डर भी, और क्रेडिटर मतलब जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है, दोनों के दोनों अपने अपने लिक्विडेटर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अगर एक ही है तो बहुत बढ़िया, अगर अलग अलग है तो जो क्रेडिटर्स का लिक्विडेटर होगा वो कंपनी का ऑफिशियल लिक्विडेटर बनेगा। तो बोलते हैं मेंबर एंड क्रेडिटर बोथ अपॉइंट द लिक्विडेटर इन देयर मीटिंग, इफ बोथ द पार्टी अपॉइंट डिफरेंट पर्सन एज ए लिक्विडेटर, तो द पर्सन अपॉइंटेड बाय द क्रेडिटर विल एक्ट एज ए लिक्विडेटर। दिस इज नोन एज क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। तो वाइंड अप के अंदर ना बेसिकली क्या था, जो वॉलंटरी वाइंड अप थी, ये दो तरीके का, एक है मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप और एक है क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप में जो है वो क्या होगा, डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी दे दिया जाएगा, किसके द्वारा, बाय डायरेक्टर्स के द्वारा। तो उसको बोलते हैं हम क्या, मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। और क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप के अंदर जो है वो क्या, ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वहां पे जो है वो मेन अब जो है वो सारा प्रभार संभाल लेंगे कौन, क्रेडिटर। ओके जी सर, ये है आपका वॉलंटरी वाइंड अप। कर सकते हो क्या, बोलो जी सर। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, चाहे कंपल्सरी वाइंड अप हो चाहे वॉलंटरी वाइंड अप हो, दोनों के अंदर अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो क्या है आपका, सेम है। ठीक है ना जी सर। चलो एक काम करो, एक बार के लिए इतना करो, आगे का जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ पेमेंट वाला, ये सब आप जो भी रिमेनिंग अब रह गया ना, तो वो सारा आप करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, वेदर फॉर HPSC, वेदर फॉर पेपर 1 सेपरेट और वेदर फॉर पेपर नंबर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट, तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।